हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जी.पी. रात्रे, HOD सोशियोलॉजी। मैं आज क्लास BA पार्ट 1 पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसका यूनिट प्रथम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी, जो कि इस हमारे समाजशास्त्र की बेसिक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में मैं एक वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ आपकी सुविधा के लिए। मैंने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फॉर्मेट तैयार किया है, जैसे कि प्रस्तावना है, उद्देश्य है, अवधारणा, प्रकृति अथवा विशेषताएं, कुछ उदाहरण और लास्ट में समाज का महत्व। आइए इसके बारे में और भी हमें विस्तार से जानने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें प्रस्तावना और सभी बिंदुओं पर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणा है समाज, इससे जुड़ी हुई कुछ बुनियादी सवाल हैं, जिसका उत्तर विद्यार्थियों के हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि समाज क्या है, सामाजिक संबंध क्यों बनते हैं, सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी होती है, और समाज में इसका सर्वाधिक महत्व क्यों है। यह कुछ बुनियादी प्रश्न हैं। इन बुनियादी प्रश्नों का हम वैज्ञानिक ढंग से विवेचना कर आपको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। समाज, इसकी विवेचना में जाने से पहले हमें इसका उद्देश्य है, जो कि प्रारूप में हमने तय किए हैं। ये उद्देश्य हमारा यह है कि समाजशास्त्री एवं वैज्ञानिक धारणा का विकास करना विद्यार्थियों में। दूसरा उद्देश्य हमने निर्धारित किया है कि समाज कोई प्राकृतिक देन नहीं, अपितु यह मानव की देन है, और इसी उद्देश्य पर केंद्रित रहकर हम इनकी अवधारणाओं पर आपको ले चलते हैं। जहाँ तक समाजशास्त्र में एक सामान्य बोलचाल की दृष्टिकोण से हमारी अनेकों प्रकार की भ्रमपूर्ण धारणाएं विद्यमान हैं हमारे समाज में। सामान्य रूप में ऐसा कह दिया जाता है कि समाज एक कोई व्यक्तियों का एक समूह है अथवा संगठन है हमारा। सामान्यतः कई लोगों ने धार्मिक नजरिए से उसे समझाने का कोशिश किया है कि हम हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, इस तरह से कुछ व्यवसायिक नजरिए से भी कुछ लोगों का दृष्टिकोण होता है समाज को जानने समझने के लिए। जैसे कि एक कोई शिक्षक समाज, व्यवसायी समाज, या लैंगिक दृष्टिकोण से देखें तो महिला समाज, पुरुष समाज, और उसी तरह से सामाजिक विज्ञानों में भी अलग अलग उनकी पर्सपेक्टिव है। जैसे कि राजनीति शास्त्र में हम देखें तो राजनीति शास्त्र में उसे एक राजनीतिक समूह के तौर पर समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। अर्थशास्त्र में देखें तो आर्थिक समूह के तौर पर समाज को केंद्रित किया जाता है। यह सब दरअसल एक सामान्य धारणाएं हैं। हमें दरअसल इसकी एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको एक सामान्य धारणाओं से या समाज में जो आम प्रचलित जो धारणाएं हैं उससे ही काम नहीं चलेगा। एक समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को उसकी समाजशास्त्री और वैज्ञानिक ढंग से उसकी व्याख्या आपको समझनी पड़ेगी। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो इनमें सबसे पहला नाम आता है कि मैकआइवर एंड पेज का, क्योंकि
मैकआइवर एंड पेज ने जैसे कि अपनी कृति या पुस्तक सोशोलॉजी के पृष्ठ 3 में ये उन्होंने डिफाइन किया है कि समाज है विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, व्यवहार के नियंत्रक और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था को ही हम समाज के नाम से जानते हैं। और फिर यह सामाजिक संबंधों की एक, मैकआइवर ने फिर कहा कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था पूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें यह जरूरी है आपके लिए कि सामाजिक संबंधों की हमें विस्तृत तरीके से आपको एक्सप्लेन करना, आपको उसको समझाने की आवश्यकता है। जहाँ तक यदि हम सामाजिक संबंधों को देखें तो समाज में यदि मैकआइवर एवं पेज ने जैसे कि स्पष्ट किया है कि समाज में कई प्रकार के संबंध होते हैं, हमें उन सारे संबंधों से हमारा नाता नहीं है। संबंध तो जैसे कि ये पंखे और दीवाल के साथ संबंध है, टेबल के साथ पुस्तकों का जो संबंध है, दीवाल में यदि घड़ी लगी है तो उसका संबंध है। ऐसे संबंध को हम भौतिक संबंध कहेंगे, यह कोई समाजशास्त्री संबंध नहीं है। जबकि मैकआइवर एंड पेज ने यह कहा है कि समाज दरअसल सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। अब इसके लिए जरूरी होता है कि सामाजिक संबंध क्या है। तो सामाजिक संबंधों का निर्धारण कैसे होता है? ये सामाजिक संबंधों के निर्धारण के लिए 3 महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होते हैं। ये 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कि एक से अधिक कर्ता का होना, दूसरा उनमें अर्थपूर्ण क्रिया का होना, तीसरा उनके द्वारा क्रिया की जा रही है वह एक दूसरे से संदर्भित होना। ये जब तीनों आवश्यक तत्व का एक सार्थक परिणाम जब निकलेगा तभी किसी भी प्रकार के हम संबंधों की कल्पना कर सकते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारण क्या होते हैं? जब हम इसकी मैकआइवर एंड पेज ने जब इसके बारे में स्पष्ट किया है कि मूलतः मनुष्यों की अनलिमिट या असीमित आवश्यकताएं होती हैं। कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की, कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, कुछ शारीरिक है, कोई मानसिक है, कोई विशेष हितों की पूर्ति करता है, कोई आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मनुष्यों की अनंत आवश्यकताएं हैं, और चूंकि यह एक कटु सत्य है कि मानव कभी भी अपनी आवश्यकताओं को अकेला पूरा करने में वह सक्षम नहीं है, इसीलिए वह एक दूसरे से संबंध बनाने की आवश्यकता महसूस करता है। और यह संबंध, इस संबंधों की व्यापकता आज इतनी ज्यादा है हमारे समाज में कि व्यक्ति है वह व्यक्ति का अस्तित्व हमारे परिवार से है, और परिवार है वह समाज में जाता है, समाज से राज्य के बीच पहुंचता है, और राज्य से देश में जाता है, और देश से एक संयुक्त राष्ट्र संघ तक के व्यक्ति की संबंध बन चुके हैं। तो यह आज हमारे संबंधों की व्यापकता मात्र किसी परिवार की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राज्य, देश और संयुक्त राष्ट्र के दायरे तक भी हमारा संबंधों का दायरा है वह पहुंच चुका है। इसके लिए खासतौर पर यदि हम किंग्सले डेविस को कोट करें तो उन्होंने बेसिक तौर पर परिवार में 15 प्रकार के संबंधों का उन्होंने जिक्र किए हैं, जैसे कि पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, ऐसे ही 15 प्रकार के संबंधों का उन्होंने जिक्र किया है। इस सामाजिक संबंधों की प्रक्रिया को पूरा करने में हमारे लिए यह
अनेकों प्रकार की सहयोगी और असहयोगी प्रक्रियाएं हमारे साथ जुड़ी होती हैं। हम समाज में रहते हुए अनेकों प्रकार की कुछ सहयोग की प्रक्रिया अपनाते हैं, जैसे कि सहयोग, समायोजन, आपस में एक दूसरे के साथ एकत्रीकरण की भावना। यह हमारी संबंधों की व्यापकता को मजबूती प्रदान करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ संबंध हितों से संबंधित होते हैं, निजी हितों से, तो वह असहयोगात्मक सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देती है, जैसे कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। यह सब हमारी असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण है। संबंधों की व्यापकता पर और जाएं तो कभी प्रत्यक्ष संबंध होता है तो कभी अप्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे कि परिवार के बीच में, पड़ोस में, खिलाड़ी साथियों के बीच में। और इससे प्रत्यक्ष संबंध व्यक्तियों का होता है। वहीं दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष संबंध भी हमारे जीवन में सार्थक परिणाम देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें कि किसी नेता के भाषण से जब हम प्रभावित होते हैं, दूर में बैठ करके भी, या टीवी या रेडियो से सुन करके भी, तो फिर भी वह हमारा अप्रत्यक्ष संबंध का उदाहरण होता है। यदि हम संबंधों की और विस्तृत रूप में देखें तो इस हमारी सामाजिक संबंधों की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तनशीलता होती है। कभी भी इसमें आपको स्थायीपन नहीं मिलेगा। सामाजिक संबंधों में हमेशा सामाजिक संबंध परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि हमारे व्यक्ति की जो नीड्स हैं वो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, और इसी आधार पर वह हमेशा अपने संबंधों में भी नित नया वह बदलाव लाता रहता है। और इसी कारण से जो आज कोई भी संबंध, यदि हम पहले की संबंधों की बात करें पूर्व का, तो उसकी तुलना में आज हमारे संबंधों में काफ़ी हद तक के बदलाव आ गया है। परिस्थितियां और आवश्यकताएं ही दरअसल संबंधों में बदलाव लाने का कार्य करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि संबंध अपने आप में स्थायी नहीं है। संबंध मैकाइवर ने स्पष्ट किया है कि हमारे समाज में जो नियंत्रण की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था, जैसे कि समाज में पाई जाने वाली लोकाचार है, कानून है, प्रथाएं हैं, इनमें जब परिवर्तन होते हैं तो हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है, और इसी कारण से हमारे सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आना स्वाभाविक हो जाता है। अब सामाजिक संबंधों में व्यवस्था, हमारा यदि कोई भी समाज में जब हम कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं या आचरण करते हैं, तो वह संबंधों के आधार पर ही तय होते हैं। और यह संबंध असंख्य प्रकार के होते हैं, परंतु ये सभी संबंध व्यक्तियों के द्वारा कोई मनमाने तरीके से नहीं होता। ये संबंधों को हमें व्यक्तियों के द्वारा समाज के कुछ अपने मूल्य और प्रतिमान होते हैं। उन मूल्यों और प्रतिमान के अनुसार ही हमें आचरण करने पड़ते हैं, व्यवहार करने पड़ते हैं, और उसी के अनुरूप हमारे संबंध भी बनते हैं। तो इसी संबंधों की स्थापना में ही हमारा समाज का सामाजिक संतुलन बना रहता है, और इसी सामाजिक संतुलन की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों में इस तरह की जो संतुलित एक व्यवस्था पाई जाती है, वस्तुतः वही हमारा समाज की वास्तविक अवधारणाएं हैं। तो हम यह इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों की जो एक व्याख्या में, कि जो सामान्य तौर पर हम काम चलाऊ या सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज को हम जानने या समझने का प्रयास करते हैं कि वह व्यक्तियों का समूह है, संगठित है, या किसी न किसी विद्वानों ने इसे अलग अलग नज़रिए से इसे डिफाइन करने का कोशिश किए हैं। जैसे कि हम कहें कि गिडिंग्स ने
इसे एक संघ अथवा संगठन माना है। र्यूटर ने इसे एक अमूर्त धारणा माना है। वहीं जीन्सबर्ग ने समाज को व्यक्तियों का एक संग्रह माना है। लेकिन इन सभी परिभाषाओं में यदि हम देखते हैं तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंस मैकआइवर एंड पेज का दिया जाता है कि क्योंकि उन्होंने समाज को विस्तृत तौर पर डिफाइन किए हैं और इसीलिए सामाजिक संबंधों की इस विस्तृत हमें व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपको आगे की ओर ले चलते हैं समाज की प्रकृति अथवा विशेषताओं के बारे में। आइए अब आपको समाज की प्रकृति अथवा विशेषताओं के आधार पर इसकी व्यापक अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। विशेष तौर पर हम मैकआइवर एवं डेविस ने इसकी व्यापक अवधारणाओं को कुछ विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। जैसे कि सर्वप्रमुख विशेषताएं है समाज की कि समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। जब हम अमूर्त व्यवस्था कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है इसे हम देख नहीं सकते, इसका स्पर्श नहीं कर सकते, बल्कि इसे केवल महसूस किया जा सकता है। हमारे जो समाज के निर्माण का जो महत्वपूर्ण आधार है वह है संबंध, और संबंध को केवल हम महसूस करते हैं। यह कोई भौतिक वस्तु की भांति इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसे देख भी हम नहीं सकते। ऐसी स्थिति में केवल अनुभव ही एक महत्वपूर्ण कसौटी होती है और इसीलिए समाज एक अमूर्त व्यवस्था कहा गया है। क्योंकि इसके निर्माण अमूर्त व्यवस्था हम इसलिए भी कहते हैं कि संबंध अपने आप में अमूर्त होती है। संबंधों को हम जैसे कि किसी भौतिक वस्तु की भांति हम तौला या मेजरमेंट मापन नहीं कर सकते। जैसे कि हम यदि यह कहें विद्यार्थियों को कि क्या आप व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले प्रेम को हम किसी तराजू में हम तौल सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच कितने किलो प्रेम है, या नफरत का जो संबंध है वह कितने क्विंटल नफरत है, यह हम देख नहीं सकते। इन चीज़ों को नहीं तौला या मापा जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधों को केवल एक अनुभव करने की चीज़ें होती है। इसीलिए हम चूँकि इसी संबंधों के आधार पर हमारी समाज बनी हुई है, इसीलिए हम समाज को एक अमूर्त व्यवस्था के तौर पर मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पारस्परिक जागरूकता का होना। खासतौर पर किंग्सले डेविस को यदि मैं कोड करूं तो उन्होंने दो प्रकार के संबंधों का जिक्र किए हैं। एक तो भौतिकवादी संबंध और दूसरा है सामाजिक संबंध। भौतिकवादी संबंधों में जैसे कि दीवार के साथ लाइट का, छत के साथ पंखे का, या दीवार के साथ घड़ी का, जो टेबल के साथ बुक का जो संबंध है, यह भौतिकवादी संबंध कहलाता है, जिसमें कि पूर्णतः जागरूकता का अभाव पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम सामाजिक संबंधों की बात करें तो पति पत्नी के बीच, पिता पुत्र के बीच, मालिक मजदूर के बीच, शिक्षक विद्यार्थी के बीच जो पाए जाने वाले संबंधों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है और उसी जागरूकता के आधार पर ही उनमें संबंधों का निर्धारण होता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है समानता तथा भिन्नता का समावेश। हमारी समाज की प्रकृति ऐसी है कि इसमें हमेशा ही समानता हमारे होती है, जैसे कि विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों में समानता, उनके लक्षणों में समानता। वैसी ही भिन्नता के नज़रिए से देखें तो विभिन्न व्यक्तियों की रुचि में, योग्यता में,
उनकी कार्यों और हित में भिन्नता का होना। तो यही समानता और भिन्नता ही, जहाँ लोगों में यदि उनके दृष्टिकोण और उद्देश्यों में समानता यदि हो दो व्यक्तियों या समूहों के बीच में, तो फिर वह ही परस्पर जागरूकता पैदा करती है सामाजिक संबंधों के लिए। और यदि भिन्नता है तो भिन्नता भी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कराता है, जैसे कि कुछ को साधारण पद दिलाता है तो कुछ को विशेष अधिकार दिला देता है। एक मजदूर में एक साधारण योग्यता होती है और उस साधारण कार्य का भी अपना समाज में महत्व है। यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति का वह साधारण कार्य ही, साधारण योग्यता ही उसे अवसर देती है उसकी आवश्यकता की पूर्ति में। यदि वह मजदूर काम नहीं करेगा तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी। इसी तरह से कुछ समाज में यदि ज़्यादा सक्षम योग्य जो व्यक्ति होते हैं, वह उन्हें समाज में विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसी विशेष अधिकार प्राप्त होने के कारण वह समाज में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से समाज में हम देखते हैं तो समानता तथा भिन्नता दोनों ही प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। यद्यपि हमारे समाज के दृष्टिकोण से यह भी एक कटु सत्य है कि हमारे समाज में भिन्नता की अपेक्षा समानता का अधिक महत्व है। यद्यपि हम भिन्नता को इनकार नहीं करते समाज में, लेकिन उसके बावजूद भी समानता को ज़्यादा हमारे समाज में महत्व दिया जाता है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष का होना। समाज में ये समाज के दृष्टिकोण से दोनों प्रमुख तत्व विद्यमान होते हैं और यही हमारी सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार भी है। क्योंकि एक तरफ तो यदि हम समाज में सहयोग की बात करें तो सहयोग की बुनियाद पर ही व्यक्तियों की आवश्यकताएं, मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है व्यक्ति की, वह पूरी होती है। अनेकों प्रकार की अनलिमिट आवश्यकताओं को वह पूरा करता है। यही सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार भी है। और वही दूसरी तरफ यदि वह अपनी आप को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। संघर्ष के लिए समाज में बदलाव की आवश्यकता है। तो बदलाव या परिवर्तन भी हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसलिए जहां एक तरफ सहयोग का व्यक्तियों के जीवन में महत्व है, वहीं यदि समाज में अपने विशेष हितों की पूर्ति करते हुए वह आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति की ओर ले जाना चाहता है अपने आप को, तो उसे परिवर्तन या बदलाव के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना जरूरी है। तो ये हमारे समाज में दोनों ही प्रकार की विशेषताएं साथ साथ काम करती है। नेक्स्ट विशेषताएं होती है हमारे समाज की पारस्परिक निर्भरता का होना। समाज में व्यक्तियों के समक्ष एक कटु सत्य है, एक सच्चाई यह पाई जाती है कि व्यक्ति कभी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में वह अकेला सक्षम नहीं है, बल्कि हमेशा वह दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। और यही निर्भरता के कारण ही व्यक्ति को समाज में संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वह एक दूसरे पर निर्भरता की आवश्यकता पड़ती है, चाहे यदि हम देखें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ निर्भरता का होना, एक व्यक्ति का दूसरे समूह के साथ निर्भरता का होना, और एक समूह का दूसरे समूह के बीच निर्भरता का होना। यही निर्भरता है वह समाज में हमें सहयोग की भावना को और समानता की भावना को प्रोत्साहित करती है। इसी से ही समाज में सहयोग और समानता का विकास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि समाज की परिवर्तनशील प्रकृति। समाज की प्रकृति कभी भी संबंधों में हम देखें, संबंधों के नजरिए से
तो कभी भी स्थायी नहीं होता, स्थिर नहीं होता, बल्कि समाज हमेशा परिवर्तनशील होती है अनेकों दृष्टिकोणों से। इसका मूलभूत कारण है कि व्यक्ति स्वयं जो संबंधों का निर्माता है, मनुष्य, वह अपने आप में परिवर्तनशील है, उसकी आवश्यकताएं निरंतर परिवर्तनशील है। ऐसी हालात में वह समय समय पर अपनी जैसे समाज के प्रतिमान होते हैं, मूल्य होते हैं, प्रथा परंपराएं होती है, उसके अनुरूप वह आचरण करता रहता है, और उस आचरण में या व्यवहार में या मूल्यों में जब वह बदलाव लाना चाहे तो वह बदल भी देता है। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे समाज में समाज की पहले बहुत सारी ऐसी प्राचीन प्रथाएं, परंपराएं विद्यमान रही हैं जो एक समय सामाजिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जैसे कि बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद पर आधारित अस्पृश्यता की धारणा। यह हमारे प्राचीन काल के समाज में बहुत व्यापक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वह धारणाएं काफ़ी कुछ बदल गई है। आज हमारे समाज में विलंब विवाह की प्रथा का चलन है, स्त्रियों की स्वतंत्रता को समान महत्व दिया गया है, और यहाँ तक कि संविधान में जो हमारी प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो महत्व दिया गया है उसको आज व्यवहारिक धरातल पर यथासंभव दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हम समाज में देखते हैं कि हमारी जो प्रकृति है वह स्थायी न हो करके बल्कि एक परिवर्तनशील प्रकृति के तौर पर स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है कि समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, यह भी एक कटु सत्य है। आपने अनेक ऐसे सुने होंगे, उदाहरण देखे होंगे प्रत्यक्षतः अपनी आंखों में, कि जैसे कि चींटियों का अपना एक झुंड होता है, अपना एक समाज होता है। हाथी, नर वानरों, दीमक में भी हमारे समाज के कुछ आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन यह लक्षण मनुष्यों की भांति नहीं होती। जिस तरह से मनुष्यों में एक पारस्परिक जागरूकता और चेतनशीलता एक महत्वपूर्ण प्रकृति होती है, उस तरह की जागरूकता या चेतनशीलता हम चींटियों में या हाथी, नर वानरों में नहीं पाई जाती है। और यही सबसे बड़ी चीज़ मनुष्यों और अन्य जीव जंतुओं के बीच अंतर होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि मनुष्य के पास जितनी चेतना और जागरूकता है, क्षमता है, उनके मस्तिष्क का विकास जितनी तेज है, उतना अन्य जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती। इसीलिए आज हम इनसे, चींटियों से अलग अपना स्थान रखते हैं। मानव की भांति उनमें चींटियों या में संबंध नहीं पाए जाते। आइए हम आपको समाज के कुछ एग्जाम्पल या कुछ उदाहरण से और इसे क्लियर करते हैं। समाज को हम जैसे कि सरल समाज एक कहा जाता है, जहाँ दूर और एकांत क्षेत्र, जहाँ सीमित क्षेत्र है, जैसे कि एक गांव जहाँ पर कि लोगों का जीवन सिंपल और सादा जीवन, जहाँ पर कि कोई कठोर नियम कानून नहीं होते, बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं। सीमित क्षेत्र में उदाहरण के तौर पर हम एक गांव को ले सकते हैं एक सरल समाज के तौर पर। दूसरा आपने सुना होगा जटिल समाज। तो ये जटिल समाज जहाँ पर कि आज की इस औद्योगिक और नगरीय विशेषताएं लिया हुआ जो परिवेश है, वह एक जटिल समाज का उदाहरण है, जहाँ पर कि व्यक्तियों का जीवन स्तरों में अनेकों प्रकार की निजी स्वार्थ और हितों पर आधारित जीवन होता है। इसीलिए हम वहाँ पर का जीवन में, हमारे संबंधों में जटिलता हम पाते हैं। तीसरा प्रकार का समाज का उदाहरण है आदिम समाज। हमारे समाज में आदिम समाज जैसे कि जनजाति क्षेत्रों में
पाए जाने वाला जो सामान्य क्षेत्र की तुलना में जनजाति समाज में जो एक मानव जीवन रहते हैं वह आदिम समाज, जहाँ पर उनकी सभ्यता और संस्कृति में प्राचीनतापन लिया होता है, उसकी एक अनूठी संस्कृति होती है जब अन्य समाज की नगरी या जटिल समाज की तुलना में, तो वह आदिम समाज कहा जाता है। एक और उदाहरण सुनने को मिलता है वन समाज। विद्यार्थियों को की जानकारी के लिए यदि हम बता दें, वन समाज का आशय यह होता है कि जिसमें व्यक्ति अपनी संबंधों को किसी जाति या प्रजाति पर आधारित होकर वह आचरण या व्यवहार करता हो, जाति या प्रजाति के दायरे में रहकर वह आचरण या व्यवहार करता हो, तो वह वन समाज का उदाहरण कहा जाएगा। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था, दक्षिण अफ्रीका या अन्य पश्चिमी देशों में पाए जाने वाली प्रजाति, श्वेत प्रजाति, निग्रो प्रजाति, यह एक बद्ध प्रकार के समाज का उदाहरण है। दूसरा एक है खुला समाज। खुला समाज हम उसे कहेंगे ओपन सोसाइटी, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और गुणों के आधार पर वह एक विशेष स्थान हासिल करता है। वह किसी जाति या प्रजाति के दायरे में बंधकर वह अपना स्थान हासिल नहीं करता, बल्कि अपनी निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर वह एक विशेष वर्ग में अपना स्थान बना लेता है, तो वह एक खुला समाज के तौर पर कहा जाता है। हमारा जैसे कि पश्चिमी जो देश में पाई जाने वाली जो वर्ग व्यवस्था है, खासतौर पर इकोनॉमी के आधार पर, अपनी क्षमता या योग्यता के आधार पर, तो वह एक खुला व्यवस्था कही जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं समाज का हमारे सामाजिक जीवन में महत्व क्या है। आप लोगों ने एक प्रचलित जो कहावत सुनी है होंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और यह इसे यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि मनुष्य का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उनकी सभी रिक्वायरमेंट या आवश्यकताएं हैं वह समाज में ही रहकर वह संभव हो पाता है। चाहे वह परिवार हो, चाहे वह नातेदार हो, या आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक सभी प्रकार की उसकी आवश्यकताएं समाज पर ही टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर हम समाज के नज़रिए से देखें तो, या समाज अर्थात संबंधों के नज़रिए से देखें तो, संबंधों का अस्तित्व भी व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि संबंध मजबूत नहीं रहेंगे तो फिर व्यक्ति अपने आप में बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो संबंधों की बुनियाद पर ही व्यक्ति का महत्व टिकी हुई है, और इसीलिए कहा जाता है कि समाज तथा व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। हम दोनों को एक दूसरे से पृथक करके हम नहीं देख सकते, इसीलिए समाज में सर्वाधिक महत्व समाज का अर्थात संबंधों का ही दिया जाता है। और इसीलिए मैकाइवर एंड पेज ने इसी संबंधों की बुनियाद पर ही इसे एक जाल के रूप में परिभाषित किया है, सामाजिक संबंधों को। आप इस चित्र के माध्यम से आप स्पष्टतः आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपनी एक संबंधों का जाल, जिस तरह से एक मकड़ी है वह बीच में केंद्रीकृत रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जाल गूंथता है, उसी तरह से व्यक्ति भी केंद्र में स्थित है, और वहाँ पर से आप देखेंगे तो वह अपनी व्यक्ति से ही परिवार बनता है, अर्थात पारिवारिक संबंध की स्थापना करता है।
व्यक्ति उसी पारिवारिक संबंध की मजबूती के लिए उसे आर्थिक संबंध बनाने पड़ते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से ही उसे अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता है। उसे अपनी और भी कार्य को मजबूती देने के लिए शैक्षणिक संबंधों की आवश्यकता पड़ती है। उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे राजनीतिक संबंध बनाने पड़ते हैं, सांस्कृतिक संबंध बनाने पड़ते हैं, धार्मिक संबंध बनाने पड़ते हैं, और ऐसे ही उनके समक्ष अनगिनत आवश्यकताएं का एक नेटवर्क फैल जाता है। और उसी के बुनियाद के आधार पर ही मैकलॉयड पेज ने यह कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। हमने प्रारंभ में ही यह स्पष्ट किया है आपको कि संबंधों की जो बुनियाद है वह आज घर और परिवार की केवल चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के किसी समय में संबंधों की स्थापना के लिए कभी एक ही गांव में वर वधू की तलाश करके पति पत्नी का संबंध बना दिया जाता था, लेकिन आज आप पाएंगे कि जीवन साथी की तलाश में व्यक्ति 7 समुंदर पार करके भी अपना जीवन साथी के लिए संबंध स्थापित कर लेता है। और वहाँ पर तो वही दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है यह इसी संबंधों की बुनियाद पर ही टिकी हुई है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा समाज है वह संबंधों की एक जाल के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित हुई है। तो आपने सभी आज इस समाज की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में यह आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि समाज कोई एक सामान्य व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, कोई धार्मिक या एकत्रीकरण का कोई योग या व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह संबंधों की एक मजबूत और वैज्ञानिक व्यवस्था है जिसमें कि अपनी आवश्यकताओं को व्यक्ति पूरा करता है और जीवन भर उसी समाज में रहकर अपनी जीवन की अंतिम यात्रा के लिए भी उसे अंततः समाज पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह से हम आज यह कह सकते हैं कि हमारे समाजशास्त्र में इस समाज की जो अवधारणाएं हैं कितनी अहमियत रखती है। इसको जब तक कि हम स्पष्टतः नहीं समझ लेते विस्तृत तौर पर, तब तक कि समाजशास्त्र में कि आगे की जो हमारी अवधारणाएं हैं वह और भी आपको कठिन हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि इसके वैज्ञानिक अवधारणाओं को आपको समझाया जाए। और आज मुझे इस लेक्चर के माध्यम से यह विश्वास हो गया है कि आप इसे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आप समझ गए होंगे। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि बीए पार्ट 1 सोशियोलॉजी में पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के तहत जो एक आज मैंने यूनिट फर्स्ट से सोसाइटी का जो टॉपिक का वीडियो लेक्चर तैयार किया है, इसका कुछ नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किया है और इच्छुक विद्यार्थी यदि चाहें तो इस नोट्स का भी सहारा लेकर के अपने परीक्षाओं में इसके लिए सदुपयोगी साबित हो सकता है। आप सभी को थैंक्स।